जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीका से आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बल के बारे में। ठीक है, जो कि जीवन के हर पल ये काम आता है, इसके बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो चलिए आज हम लोग बल के बारे में, फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका टॉपिक है बल यानी फोर्स। ठीक है, यानी फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो फोर्स को हम कई तरीका से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे धक्का देना, खींचना, ये बल की परिभाषा है। ठीक है, बल की परिभाषा हम कई तरीका से दे सकते हैं। बल वह बाह्य क्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को विरामावस्था से गत्यावस्था में और या गत्यावस्था से विरामावस्था में ला सकते हैं और उसको ले जा सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ बल का परिभाषा एक और है कि बल वह बाह्य क्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को धक्का या खींचा जा सकता है। धक्का दिया जा सकता है और खींचा जा सकता है। तो बल के अनेक प्रक्रिया होता है। ठीक है, और यहां पर बल की अंतःक्रिया, बल तभी लगता है जब कम से कम दो वस्तुएं आपस के में संपर्क हो। ठीक है, यानी बल लगने की क्राइटेरिया क्या है? बल कब लगता है? जब दो वस्तु क्या होता है, आपस में संपर्क होता है। जब दो वस्तु आपस में संपर्क नहीं होंगे, यानी मान लीजिए कि एक वस्तु ये हो गया और एक वस्तु ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच बल कब लगेगा? जब ये दोनों आपस में संपर्क ना हो। ठीक है, नहीं तो ये बंदा इधर मुंह टेढ़ करके खड़ा है और ये इधर मुंह घुमा के खड़ा है, तो यहां पर बल लगने वाला नहीं है। दोनों के संपर्क होना जरूरी है, तब जाकर के हम वहां पर उसको बल का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बल के प्रभाव देखते हैं। आखिर बल के प्रभाव से क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यदि कोई बंदा बल लगाता है तो उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब कोई बंदा बल लगाता है तो इसका प्रभाव उसके अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन यानी जब वह विरामावस्था में होता है तो वह गत्यावस्था में आ जाता है, और जब गत्यावस्था में होता है तो वह विरामावस्था में आ जाता है। यानी गत्यावस्था से विरामावस्था और विरामावस्था से गत्यावस्था में यह परिवर्तन का प्रभाव है, बल का प्रभाव। ठीक है, वस्तुओं की गति बदलना, यानी अगर हम बल के माध्यम से चाहे तो वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? धीमी कर सकते हैं, वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं, वस्तु की गति को तेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका प्रभाव है? ये सब बल का प्रभाव है। ठीक है, आकार में परिवर्तन, यानी यदि कोई वस्तु बड़ा है तो उसको हम छोटा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? छोटा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बड़ा है तो इसको हम बड़ा कर दिए। ठीक है, अगर इसको हम इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, तो गुब्बारा है तो इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पर जो बल कार्यरत होगा, अब बल कार्यरत होने के बाद जो है यह इस तरह से पिचक जाएगा, इस तरह से पिचक जाएगा, यानी इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर बल के प्रकार। ठीक है, क्या है? बल के प्रकार। अब बल के प्रकार की हम लोग बात करें तो बल के प्रकार यहां पर आप देखिए कितने हैं। यहां पर देखिए, बल मुख्य रूप से दो प्रकार से लगते हैं, एक संपर्क और एक असंपर्क। ठीक है, एक संपर्कित बल और एक असंपर्कित बल। यानी संपर्क के द्वारा जो बल लगता है उसको संपर्कित बल बोलते हैं, और जो बिना संपर्क के बल लगता है उसको असंपर्कित बल बोला जाता है। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि जो संपर्क बल जो होता है वो पेशीय बल होता है। पेशीय बल कब लगता है? जब मांसपेशी द्वारा किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसको हम लोग पेशीय बल बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है और इस पर हम टच करके अपने हैंड से इस पर बल लगा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पेशीय बल। या घोड़ा के द्वारा जो कोई तंगा खींचा जाता है, ठीक है, तो जैसे घोड़ा गाड़ी होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? पेशीय बल बोलेंगे। ठीक है, और एक होता है घर्षण बल। ये भी क्या है? संपर्कित बल है, क्योंकि जब तक ये
कोई भी दो वस्तु जब संपर्क में नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से घर्षण बल कार्यरत नहीं होगा। ठीक है, घर्षण बल कार्यरत नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं घर्षण बल, यानी गति का यह विरोध करने वाला बल होता है। यानी जब कोई वस्तु आगे की ओर, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है या, ठीक है, जब ये कोई आगे की ओर गति करेगा, ठीक है, ये कोई आगे की ओर गति करेगा ये, तो निश्चित रूप से इसके विपरीत बल एक कार्यरत होता है, जो वही उसी को हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। यह दो सतहों के बीच कार्यरत होता है। अब हम लोग असंपर्कित बल देखते हैं। असंपर्कित बल का मतलब बिना संपर्क के बल जो है, बिना संपर्क के जो बल लगता है उसको हम लोग असंपर्कित बल बोलते हैं। जैसे चुंबक, क्या है? चुंबक। अब चुंबक की हम लोग बात कर ले तो चुंबक में होता क्या है, जैसे यहां पर आप देखेंगे, यदि यहां पर कोई चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक, तो ये क्या करेगा, ये इतना इसका डिस्टेंस है, बट क्या करेगा, यह अपने बल के प्रभाव के कारण, यदि लौह पदार्थ हो, क्योंकि चुंबक हमेशा लौह पदार्थ को ही आकर्षित करते हैं अपनी ओर, तो यदि इसे थोड़ा सा भी हटके हो तो निश्चित रूप से ये इस लोहे के जो बूंदा है इसको निश्चित रूप से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, यानी बिना संपर्क में आए हुए वह अपनी ओर क्या कर लेता है, उसको खींच लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चुंबकीय बल बोलते हैं। ठीक है, अब है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल में होता क्या है, यह है आपका स्थिर वैद्युत बल, आवेशित वस्तुओं द्वारा लगाया गया बल। यानी कोई वस्तु यदि आवेशित है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखे होंगे कि यदि कोई कंघी है, क्या है, यदि कोई यहां पर अगर कंघी है आपके पास, यहां पर इस तरह से अगर आपके पास कंघी देखने को मिलेगा, ये इस तरह से कंघी होता है। ठीक है, और इसको बाल में अगर घर्षित करा करके, बाल में लगड़ करके और उसको किसी वस्तु को क्या करते हैं, किसी वस्तु में टच कराते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में क्या कराते हैं, इसको टच कराते हैं। ठीक है, इसको इसमें टच कराते हैं तो निश्चित रूप से यह क्या करता है, इसको आकर्षित ऊपर उठाने का कोशिश करता है। नहीं तो अभी आप जस्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा ही होता है, यह अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा, तो इसको हम लोग असंपर्कित बल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके किसी संपर्क में ये नहीं आता है। ठीक, और एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह पृथ्वी के खिंचाव के बल को ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी के खिंचाव के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इन्हीं बल के कारण जो होता है कोई भी पृथ्वी पर वस्तु जो है वह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहे तो पृथ्वी पर एक भी जीव जंतु नहीं रह सकता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वह अपने सारे क्रियाकलापों को कर सकता है, कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। ओके, चलिए अब हम लोग बल की प्रबलता की बात करें तो बल की प्रबलता कैसे मापी जाती है, तो इसको न्यूटन में मापी जाती है। पृथ्वी की प्रबलता यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी बल को कैसे मापा जाता है, बल को मापने के लिए न्यूटन है। क्या है, न्यूटन, यानी बल की इकाई न्यूटन है, यानी बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, नेट बल क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो उनका कुल प्रभाव जो होता है यहां पर नेट बल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के अनुसार हम देख लें, अगर मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर पड़ा हुआ है, इस वस्तु पर चारों तरफ से बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी 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 लग रहा है, इधर से, और यदि यहां पर अगर मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लग रहा है यहां से, ठीक है, यहां पर भी 2 न्यूटन का बल लग रहा है और यहां पर भी 2 न्यूटन का बल लगा रहा है, पता चल रहा है कि इधर से 3 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पर 4 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पर भी 1 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस तरह से टोटल परिणामी बल जो होता है, यानी 2, 2 4, 2 6, 1 7, 3 10, 10 और 4 14, 15, यानी टोटल परिणामी यानी नेट फोर्स जो इसका क्या होगा, नेट फोर्स जो होगा
ठीक है, वो आपका कितना होगा 50 न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये नेट फोर्स निकाला जाता है, यानी सभी जो बलों के योग को ही हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बोले तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही बोलते हैं दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को बोला जाता है दाब। ठीक है, और दाब का SI मात्रक की हम लोग बात करें तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। इसको हम लोग न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी बोलते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।